दोस्तों हमारे साथ हमारे एक मित्र हैं जो कोरोना सर्वाइवर हैं। आज 2 महीने के बाद मैं उनसे मिल रहा हूँ। आइए कुछ चीज़ें जानेंगे इनसे जो आपको कोविड बीमारी में काफ़ी सहायक रहेगी आपको इस बीमारी से लड़ने के लिए। नमस्कार अवनीश जी। नमस्कार जी। तो अवनीश जी, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ अपने बारे में बताइए। मैं अवनीश राजपूत और मेरा बिजनेस है दिल्ली में और मैं हम्म। यहाँ ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। हम्म। अबा। बिजनेस के अलावा मेरा टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है। हम्म। मैं बीटेक हूँ। हम्म। तो क्या है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से तो क्या है, मैं कुछ कंपनीज़ हैं हम्म। उनको मैं कंसल्टेंसी देता हूँ। कुछ अच्छा। कोरियन कंपनीज़ हैं, कुछ चाइनीज़ हैं। हम्म। तो इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ को मैं हम्म। थोड़ा बहुत हम्म। कंसल्टेंसी देता हूँ। और आप रहने वाले कहाँ से हैं? मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ। अच्छा। मेरा होम टाउन कन्नौज है। हम्म। कन्नौज के पास में तिरवा जगह पड़ती है। हम्म। तिरवा के पास में ही है। अच्छा अच्छा। तो आपके वो गांव का नाम? बहादुरपुर। अच्छा। जान के अच्छा लगा। अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे, आपको कैसे लगा कि आपको कोविड हो गया है? एक्चुअली हमारे दोस्त और हम लोग 3 या 4 तारीख के करीब में हम हम्म। लोग सैटरडे था, हम्म। वीक का लास्ट डे था, वीकेंड था। तो जनरली ये होता है कि हमारे सारे कॉलेज फ्रेंड्स हम लोग हम्म। मिल लेते हैं। हम्म। तो क्या है कि उस दिन भी ऐसे ही हम लोग सारे मिले, 2-3 लोग थे। हम्म। तो मिलने के बाद क्या हुआ, थोड़ा बहुत उठे बैठे इधर उधर गए, घूमा फिरी की। हम्म। इसके बाद फिर करीब हम लोगों ने एक साथ टाइम स्पेंड किया 4-5 घंटे का। हम्म। और गाड़ी में ही थे, गाड़ी हम्म। में एसी चल रहा था। हम्म। तो हमें पहले पता नहीं चला। हम्म। मॉर्निंग में दोस्त का फ़ोन आया कि मुझे ना बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है। हम्म। तो हम लोगों ने कहा उसको टेस्ट हम्म। के लिए कि टेस्ट करवा लो। हम्म। तो उसने पहले ब्लड टेस्ट करवाया, कोरोना टेस्ट कराया, हम्म। सारा कुछ कराया। हम्म। तो उसे ब्लड टेस्ट में तो कुछ नहीं निकला, हम्म। लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अच्छा। उसके साथ ही एक और दोस्त था हम्म। जो मेरे साथ में था, हम 3 थे। हम्म। उसने भी कराया, उसको भी कोरोना पॉजिटिव निकला। हम्म। तो इमीडिएट मुझे भी उन लोगों ने इन्फॉर्म किया कि आप टेस्ट कराओ। हम्म। मैंने टेस्ट कराने के लिए सोच ही रहा था मैं। हम्म। तब तक क्या वो मुझे फील होने लगा हल्का सा फीवर, हम्म। कि शायद ऐसे लग रहा है जैसे कुछ एबनॉर्मल है शरीर में। हम्म। तो मैंने जहाँ पे मैं कंसल्टेंसी देता हूँ हम्म। वहाँ पे ही मैंने अपने एक जो जानने वाले थे उनसे बोला। मैंने कहा मुझे कुछ ना ऐसे लग रहा है हम्म। कि कुछ शरीर में एबनॉर्मल है। हम्म। तो उन्होंने तुरंत कॉल किया और कोरोना टेस्ट करने के लिए हम्म। वो पर्सन आ गया जिसने हम्म। कोरोना टेस्ट करना था। हम्म। तो क्या हुआ कि उसने टेस्ट किया, हम्म। निगेटिव निकला। हम्म। इसके बाद फिर मुझे फ़ीवर बढ़ता रहा, धीरे हम्म। धीरे आता रहा। मैं फ़ीवर की दवा लेता रहा, जैसे डोलो हम्म। था, और इस तरह से दवा लेता रहा। और साथ ही साथ मैंने और लोगों से बातचीत की। मेरे और दोस्त थे, तो एक दोस्त ने कहा ऐसा है हमारी सोसाइटी में। तो उसमें उसने बोला कि हमारे यहाँ सोसाइटी में कोरोना टेस्ट होगा। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। मैं भी वहाँ पहुँच गया। हम्म। हम दोनों ने टेस्ट करवाया, तो हम्म। उसमें भी हमारी नेगेटिव रिपोर्ट आई। हम्म। तो वो रिपोर्ट आने में उसमें 4 दिन का टाइम लग गया। हम्म। उस समय तक 11 तारीख, 10 तारीख, 10-11 तारीख तक हो गई थी। हम्म। 11 तारीख के बाद फिर वो शाम को रिपोर्ट आई, रात में। आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था कि? हाँ, डॉक्टर से जब मुझे बुखार आ रहा था, हम्म। तो मैंने डॉक्टर को बताया सारा कहानी कि हमारे 2 दोस्तों को कोरोना हुआ है, वो पॉजिटिव निकले हैं। हम भी उसी गाड़ी में थे हम्म। और गाड़ी बंद थी, एसी हम्म। चल रहा था। तो उस डॉक्टर ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उसने यही कहा कि ऐसा है, आप चेक कराओ। मैंने चेक कराया और बताया कि निगेटिव है। तो उसने कहा हो सकता है आप निगेटिव हो। हम्म। और उसने इमीडिएट ब्लड टेस्ट के लिए सजेस्ट कर दिया। अच्छा। तो मैंने ब्लड टेस्ट कराया, बट उसमें कुछ निकला नहीं। हम्म। ब्लड टेस्ट में भी कुछ नहीं निकला। हम्म। इसके बाद फिर उस डॉक्टर ने यही बोला कि एक काम करो, आप ना मेडिसिन चालू कर दो। हो हम्म। सकता है कि जो आप बता रहे हो उस तरह से ऐसे लग रहा है हम्म। कि शायद आपको कोरोना हुआ ही होगा। हम्म। तो मैंने कुछ 2 दिन दवा खाई थी। हम्म। इसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत हालत ख़राब होने लगी, बुखार बहुत ज़्यादा आने लग गया। हम्म। तो मैंने अपने भाई से पूछा कि ऐसे बुखार आ रहा है, हम्म। सांस में भी दिक्कत हो रही है। तो उसने यही बोला, एक काम करो भैया, आप ना हमारे पास आ जाओ मेरे हॉस्पिटल में, मैं चेक करवा लेता हूँ। तो जैसे मैं पहुँचा, उसने एक्सरे कराया, एक्सरे में क्लियर नहीं आया। फिर उसने सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन कराने कराने के बाद मैं वो रिपोर्ट लेके प्रयाग हॉस्पिटल पहुँचा। वहाँ पे दोबारा उन्होंने हमारा
कोरोना टेस्ट किया, आरटीपीसीआर रिपोर्ट। आरटीपीसीआर दोबारा से किया, तो वो 2 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई। मतलब तब तक हमारा 13 तारीख हो चुकी थी, 14 अच्छा, तारीख, मतलब 4 तारीख से लेके 14 तारीख तक 10 हमारा दिन हो गए 10 दिन हो लमसम। गए। और 10 दिन दोनों में बार आपकी आरटीपीसीआर दोनों रिपोर्ट बार 3 नेगेटिव बार, है। 2 बार नेगेटिव आई। हाँ। जब तीसरी बार कराई कैलाश हॉस्पिटल में, वो सीटी स्कैन के डॉक्यूमेंट्स ले जाके दोबारा जब पीसीआर रिपोर्ट कराई, तो हमारा जाके वहाँ पे पॉजिटिव आया, तब डिटेक्ट 14 हुआ। तारीख को। अच्छा। 14 तारीख को जब रिपोर्ट आया, मैंने वहाँ के डॉक्टर से कंसल्टेंसी ली, और उन्होंने जब देखा हमारा सीटी स्कैन के डॉक्यूमेंट्स, तो उन्होंने बताया कि आपका ना लंग्स 80% आपके लंग्स इन्फेक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी हो सके किसी भी हॉस्पिटल में आप इमीडिएट एडमिट हो जाओ। तो बोले अभी इमीडिएट आपको एडमिट होना है। मैंने उनसे बोला, मैंने ठीक है फिर मैं यहीं हो जाता हूँ। उन्होंने मना कर दिया, बोले यहाँ पे अभी बेड नहीं है। फिर ऐसे करके मैंने कई जगह, जैसे फोर्टीज है और भी कई हॉस्पिटल है, उनमें ट्राई किया, जिम्स में भी आपने किया था, विशाख में, जिम्स में और शारदा में, सब जगह किया, लेकिन कहीं पे बेड्स अवेलेबल नहीं थे। उन दिनों तो कोई फ़ोन भी नहीं उठाता था, फ़ोन भी नहीं, हाँ फ़ोन भी नहीं उठाता था। जा के ही हम देख रहे थे। 12 बजे से हमने चालू किया सर्च करना, और शाम को 4-5 बज गया था। लास्ट लोकेशन हमारी थी जिम्स। अब वहाँ पे भी जब जगह नहीं मिली जिम्स में, तो लास्ट डिसीजन ये हुआ कि अब करें क्या। तो जो कन्नौज में एक हॉस्पिटल, माननीय अखिलेश जी जो थे उस समय मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में बना था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट जो कॉलेज बना था कन्नौज में। तो हमने यही सोचा कि हमने कोई मतलब वहाँ पे कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें ये विश्वास था कि वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो। तो हमें यकीन था कि मुझे वहाँ पे बेड मिल जाएगा। मैंने अपने दोस्तों को बोला ऐसा है, मैं मेरे घर के सामने पास में ही है वो, बिल्कुल बहादुरपुर गांव के सामने ही पड़ता है। तो मैंने अपने दोस्तों से बोला कि ऐसा है, अब यहाँ टाइम बर्बाद करने से शायद बहुत कुछ गलत हो जाए, क्योंकि लेट हो जाए, क्योंकि 70% की ऑक्सीजन लेवल 70 आ चुका था हमारा, 72, और सांस बहुत फूल रही थी, मतलब खड़े नहीं हुआ जा रहा था। 72 में तो बहुत तकलीफ, मतलब बार बार बैठ रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे। ऑक्सीजन कम जाती है शरीर में, बहुत हालत खराब, चक्कर जैसा तो नहीं आ रहा था आपको? चक्कर नहीं आ रहा था, लेकिन इतना दिक्कत हो रही थी चल के कहीं पे भी, जैसे काउंटर पे जाके अगर हमें कुछ पूछना रहता तो हम गाड़ी से उतर के और काउंटर तक जाते जाते 6 से 7 बार बैठते थे, तब कहीं जाके वहाँ तक पहुँच पाते थे। ये हालत थी, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत शरीर में दिक्कत हो गई थी। तो मैंने दोस्तों से सबसे यही बोला, ऐसा है मैं एक काम करता हूँ, मैं इमीडिएट इसी समय मैं कन्नौज के लिए रवाना होता हूँ। और मैंने उन्होंने तो बोला कि मैं चलता हूँ साथ में, बट सबके पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो लोग भी कोरोना पॉजिटिव थे, मेरे जो दोस्त थे जो मेरी हेल्प करना चाह रहे थे, तो मैंने उनको ज़्यादा वो नहीं किया, मैंने उनको रिटर्न किया, क्योंकि मेरी वजह से उनको भी दिक्कत आती है। तो सबको मैंने वापस किया, और मैंने यही बोला कि मैं अकेले चला जाऊँगा। मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को साहस बनाया और बहुत दिलदारी का काम किया। कि नोएडा से कितनी दूर है ये मेडिकल कॉलेज? 400 किलोमीटर डिस्टेंस, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। मैंने डिसीजन ले लिया, क्योंकि मेरे अंदर हौसले की कमी नहीं है, बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने डिसीजन लिया, सबको वापस किया। ऑक्सीजन लेवल 72 होने के बावजूद, और ये कंडीशन की गाड़ी से काउंटर तक जाने पे 6-7 बार रुकना, उसके बाद भी आपने 400 किलोमीटर जाने का सोच लिया। कैसे आप गए? तो नामुमकिन सा लगता है। तो मैंने कुछ नहीं, मेरे अंदर हौसला था और कुछ नहीं, मैंने इमीडिएट उन दोस्तों को मना किया, और 1 मिनट भी गवाए बिना मैंने गाड़ी स्टार्ट की और एक्सप्रेस हाईवे पे डाल दिया। आगरा पहुंचा। आगरा के बाद वो तो अखिलेश जी का, आज मैं अगर जिंदा हूं तो वास्तव में मैं यही कहूँगा कि माननीय अखिलेश जी की वजह से मैं जिंदा हूँ, क्योंकि उनके 2 जो ऐसे काम थे, ऐसे अचीवमेंट थे, जिनकी वजह से मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली। पहला काम हॉस्पिटल, और दूसरा काम या कह लो वो भी पहले ही काम। क्यों? क्योंकि अगर वो दोनों में से एक नहीं होता तो भी शायद मैं नहीं बचता। अगर हॉस्पिटल नहीं होता तो भी यहाँ पे कहीं मिल नहीं रहा था, और हॉस्पिटल के बाद अगर वो रोड उन्होंने जो नहीं होता जो, हाँ, और जो अगर एक्सप्रेस वे जो उन्होंने बनवाया था आगरा से लखनऊ वाला, अगर वो नहीं होता तो भी मैं इतनी जल्दी
अपने नहीं पहुंच पाते आप। हाँ, अपने उस मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंच पाता। तो अवनीश जी, जानना चाहूँगा कितने बजे आप यहाँ से चले और यहाँ कितने बजे पहुँचे? यहाँ से मैं 5 साढ़े 5 बजे के करीब में निकला हुँ, और 10:05 पे हुँ, मैं कन्नौज के इमरजेंसी गेट के वार्ड सामने में था। पहुँच गए आप। हाँ। और 10:14 पे मैं बेड पे पहुंच गया था, मतलब एडमिट होके। मतलब आप ये मान लें सरकारी। कि 9-10 मिनट के हाँ, अंदर उन्होंने इतना फास्ट किया हुँ, कि 9-10 मिनट के अंदर सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके हुँ, और बेड पे पहुंचा दिया, ऑक्सीजन लगा दी, सब कुछ कर दिया। हुँ। तो तो ये काबिले हॉस्पिटल है कैसा, ज़रा बताएँगे आप? हॉस्पिटल सरकारी है तो सरकारी हॉस्पिटल तो। सरकारी हॉस्पिटल है, हुँ, लेकिन ये है कि अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट, क्योंकि एक गवर्नमेंट होती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो दूसरी गवर्नमेंट थोड़ा कम ध्यान देती है। हुँ, बस वही है, अदरवाइज वहाँ पे फैसिलिटीज़ और सब चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। डॉक्टर्स कैसे लगे वहाँ के? डॉक्टर्स तो ठीक हैं, बट कोविड के समय में डॉक्टर्स खुद उतने परेशान होते हैं, हाँ, उतने नहीं, मतलब ध्यान नहीं दे ध्यान नहीं पाते। दे पाते, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद उसमें 300 से 400 बेड्स हैं हुँ, और 150 बेड तो केवल आईसीयू में है। मतलब अच्छा, 500-600 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है। बना तो ज़्यादा का है, लेकिन 500-600 बेड दिखा रखे वर्किंग में थे। थे अच्छा, उस अच्छा। समय जब मैं गया था। हुँ, 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 चूँकि नया हॉस्पिटल है, हुँ, हुँ, बहुत ज़्यादा वही है, 10 साल हुए, लेकिन 8-10 साल हुए हैं मेरे हिसाब से वर्किंग में आए हुए। लेकिन ये टाइम बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होने के बाद हुँ, उसको उस टाइम को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उस पे कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं ना? मैं अगर समझ रहा हूँ। वो गवर्नमेंट वही रहती तो शायद उस पे काम होता, चूँकि मेरा घर वहीं से सामने है, तो मैं देखता हूँ कि उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, काम नहीं इसलिए वो टाइम कैलकुलेटिव नहीं है। अच्छा, इस सरकारी हॉस्पिटल का सैनिटेशन, साफ-सफाई और कैसा है वहाँ का? बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि वही है, एक ही चीज़ को बार-बार कि गवर्नमेंट उस पे ध्यान नहीं दे रही। अच्छा, वो अच्छा। मेन वही है। बना बहुत अच्छा है, हुँ, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है। हुँ, उसमें सब कुछ है, हुँ, कैंसर का है, हुँ, हुँ, कार्डियोलॉजी है, मतलब सब कुछ है। कुछ सब भी है। ऐसा नहीं है हुँ, जो उसमें ना हो। इतना बड़ा हॉस्पिटल, मतलब कानपुर या लखनऊ में गवर्नमेंट का कोई नहीं है। अच्छा, तो अवनीश जी, मैं ये अब आगे जानना चाहूँगा कि आप एडमिट हो गए 10:15 पे। हाँ, हाँ, 10 उसके बजे। बाद कैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ? उसके बाद थोड़ी देर बाद जो डॉक्टर्स आते हैं, उनका जो कई लोग आते हैं, कई डॉक्टर्स आते हैं, हुँ, तो वो आए, उन्होंने देखा, पल्स देखी और वो सब चीज़ें देखी, तो पल्स उस समय मेरी ऑक्सीमीटर वैल्यू। हाँ, हुँ, वो 62 पहुँच चुकी थी, क्योंकि मैं इतनी दूर सुबह से खाया नहीं था कुछ। अच्छा। यहाँ से चूँकि सुबह मॉर्निंग से ही निकला था, हुँ, कुछ खाया नहीं था, रास्ते में चिप्स हुँ, वगैरह ले लिया था, वही हुँ, खाया। तो और वैसे भी शरीर कमज़ोर था, हुँ, तो ऐसे में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और 62 मेरा ऑक्सीजन लेवल का ऑक्सीजन लेवल रह सैचुरेशन। गया था, हुँ, और सांस बहुत, वहाँ भी दिक्कत हुई बहुत ज़्यादा। हुँ, बट डॉक्टर्स ने हौसला बनाया, हुँ, हुँ, उन्होंने ऑक्सीजन लगाई। ऑक्सीजन लगाने के बाद भी मेरा 84-85 के करीब पहुँच रहा था, मतलब ऑक्सीजन लगने के बाद भी मेरा हुँ, 90 कवर नहीं हो रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बाद फिर उन्होंने इंजेक्शंस वगैरह दिए, कुछ चीज़ें और दी, तो दवा दी। कुछ आपको याद है कि कौन-कौन से स्टेरॉइड और क्या दवा लगाई? वो तो मुझे याद नहीं है, हुँ, क्योंकि वहाँ पे वो लोग बताते नहीं मैं क्या दे रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। किसी भी हॉस्पिटल में, सरकारी हुँ, हॉस्पिटल में बताते नहीं कि मैं क्या दे रहा हूँ, हुँ, तो वो लोग वो देते हैं। इसके बाद हुँ, फिर क्या हुआ, मॉर्निंग हो गई, हुँ, मतलब मैं धीरे-धीरे रिकवर हुआ, कुछ थोड़ा बहुत हुँ, जो भी हुआ, और मॉर्निंग आते-आते मैं अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स महसूस कर रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन मेरे लगी थी, राइट। ऑक्सीजन हटी नहीं थी, हुँ, और हुँ, उस समय तक ऑक्सीजन अवेलेबल थी। 14 तारीख में ऑक्सीजन थी, कभी मतलब कमी नहीं पड़ी। अच्छा। 14 में थी, इसके बाद फिर 14 के मॉर्निंग में चाय तो मतलब वगैरह, पहले दिन से ही आपको ऑक्सीजन पे पहले सपोर्ट दिन पे से, डाल हाँ, दिया? हाँ। हुँ, फिर? और इसके बाद फिर उन्होंने मॉर्निंग में जब डॉक्टर आए, तो हुँ, उन्होंने बताया कि आपको किस तरह से ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है, हुँ, तो उसके लिए उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह बताई। हुँ, और मुझे ही नहीं, सब लोगों को, सभी पेशेंट्स को सारे बताई? पेशेंट्स को बता रहे थे वो। हुँ, बट क्या है कि पेशेंट्स ना वो ध्यान नहीं देते उस चीज़ का, हुँ, और मैंने उनकी कही हुई हर एक बात पे ध्यान दिया। हुँ, तो जैसे उन्होंने बताया था ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए जो एक्सरसाइज के बारे में, बिल्कुल। वो एक्सरसाइज मैंने की, तो हुँ, क्या हुआ, मेरा शाम तक पहुँचते पहुँचते, मतलब करीब 24 घंटे में मेरा 94 के करीब में हुँ, हुँ, ऑक्सीजन लगने के बाद अच्छा, अच्छा। पहुँच गया, क्योंकि ऑक्सीजन तो हटा ही नहीं रहे थे, बिल्कुल, बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। खाना खाते समय हुँ, हटा रहे थे। हुँ,
या कहीं इधर उधर मूव कर रहे तभी हटा रहे थे, अदरवाइज ऑक्सीजन तो बिल्कुल हटा ही नहीं रहे थे। अच्छा अच्छा। 2 से 3 दिन के बाद में हमारा ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीजन रहने पे 97, 96, 97 ऐसे पहुंच गया। ओके। मतलब आ गया बस। ऑक्सीजन के बाद मतलब ठीक था, ऑक्सीजन लगे लगे पे। हमें पता था चला था कि ऑक्सीजन कई हॉस्पिटलों में ख़त्म हो रही थी, बिल्कुल। तो उस मेडिकल हॉस्पिटल में जहाँ पे आप एडमिट थे वहाँ पे कैसा रहा उसका इंतज़ाम? वहाँ पे ऑक्सीजन का इंतज़ाम बहुत ख़राब तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस समय मैं एडमिट हुआ था 14 तारीख को, उस दिन ठीक था, 15 तारीख को ठीक था। और भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि जब 15 तारीख तक मैं अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करने लग गया था, क्योंकि डॉक्टर्स ने जो एक्सरसाइज बताई थी वो हर 2 घंटे में करनी थी। अच्छा। और वो मैं करता था, रेगुलर करता था। तो उससे मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर आधा घंटा 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन जाती है तो मैं उसमें अपने आप को कैसे बचाऊँगा। और वही हुआ, 16 तारीख को रात में 1 बजे के करीब में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद दम घुटने लगा और इमीडिएट मुझे याद आ गया कि जो डॉक्टर ने बताया हुआ था कि ऐसे एक्सरसाइज करनी है, मैंने वही एक्सरसाइज चालू कर दी। और सुबह के करीब 6 बजे ऑक्सीजन दोबारा आई, मतलब करीब 5 घंटे ऑक्सीजन नहीं थी। उस समय पे मैं बना रहा, क्योंकि जो एक्सरसाइज थी वो मैं कंटिन्यू कर रहा था। कुछ योगा टाइप में थी? सांस का अनुलोम टाइप का जो होता है ना, सांस को लेना अंदर, हाँ। पेट फुलाना, इसके हाँ। बाद फिर सांस को छोड़ना, थोड़ी देर छोड़ना। रोक के, ये सबसे मेन जो एक्सरसाइज है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हाँ, बोलते हैं। उससे क्या है कि उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। तो 2-4 घंटे तो आदमी अगर चाहे तो वो उसके सहारे रह सकता है। इसके बाद 6 बजे के करीब में जैसे ही ऑक्सीजन आया तो जान में जान आई। इसके बाद फिर मैं रिलैक्स हुआ और 1-2 दिन और ऑक्सीजन का ऐसे ही रहा। इसके बाद फिर अक्सर 1-2 घंटे के लिए ऑक्सीजन जाना चालू हो गई। तो यही रहा। अवनीश जी, जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी वहाँ पे हॉस्पिटल में, आपने कैसे सरवाइव किया? ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई थी डॉक्टर्स ने, तो उसी के बिहाफ पे मैंने वो एक्सरसाइज हर 2 घंटे में करने को बोला था डॉक्टर्स ने। अच्छा, आलोम विलोम टाइप में? हाँ, तो वो मैंने हर 2 घंटे में 15 मिनट के लिए बोला था, तो वो हर 2 घंटे में मैं करता था। धीरे धीरे उसकी आदत पड़ गई थी। वो फर्स्ट डे से ही उन्होंने बता दी थी। तो 2 दिन जब मेरे कंप्लीट हुए तो उस समय तक मैं काफ़ी अच्छी कंडीशन में पहुंच गया था, मतलब ऑक्सीजन लेवल को लेके। और चौथे या 5वें दिन तक मैं काफ़ी सही हो गया था और 6ठे दिन से डॉक्टर्स ने मेरी ऑक्सीजन हटाना चालू कर दी थी। 8वें दिन पे उन्होंने ऑक्सीजन पूरी हटा दी थी और 10वें दिन पे मुझे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। तो एक सवाल अभी भी मेरे दिमाग में है कि आपने जैसे कितने घंटे के लिए ऑक्सीजन सप्लाई जो कट ऑफ हो गई थी 16 तारीख को? वो 5 घंटे के करीब। 5 घंटे के लिए? रात में 1 बजे से सुबह 6 बजे तक गई थी। उसमें 5 से 7 पेशेंट वो सर्वाइव नहीं कर पाए। बहुत दुख की बात है कि वो उस समय एक्सपायर ख़त्म हुए उस महामारी से। उसके लिए तो खेद है, हमें भी न्यूज़ में भी आया था बहुत ज़्यादा। आपने कैसे, मतलब आप जिस वार्ड में एडमिट थे, आपने कैसे, जो काफ़ी गरीब भी होंगे लोग, किसान भी होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कई तरीके के पेशेंट्स आते हैं, आपने किस तरह से मदद की उन लोगों की? मैंने अपने उस पे जो है अपने साथ में लेके करीब 3 लोगों को बचाया। बचाया कैसे कि वो लोग नहीं इतना जानते, इतना अवेयर नहीं होते, तो उनको मैंने बताया कि ऐसे एक्सरसाइज करनी है, ऐसे करना है और इस तरह से हर चीज़ का शेड्यूल उनको बताया। तो वो धीरे धीरे वो लोग उसी शेड्यूल पे चले और वो भी रिकवर होके अपने घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद उनका फ़ोन आया था मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि आपकी बात हमने मानी, ना होती तो हम भी शायद हाँ, क्योंकि वो लोग देख रहे थे जिस तरह से लोग ऑक्सीजन जाती थी, इमीडिएट लोग तड़पने लगते थे। तो उससे बचने के लिए जब उन्होंने मुझे देखा कि उसमें मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो उन्होंने मेरी बात मानी कि ऐसा करने से शायद मैं भी बच जाऊंगा। तो वो हमारे आसपास में जो बेड थे 2-3 लोग, वो सारे सेफ रहे। अच्छा। ये दोस्त 3rd फ्लोर का है, जिस पे केवल ICU है। और देखो मैं अपना घर दिखाता हूँ। ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये वाली,
ये ये है मंडी समिति, मेरे खेत के सामने, घर के सामने। और उसके उस तरफ जो रेड कलर का दिख रहा है ना, वो है फायर ब्रिगेड। और मेरा घर ये जिसमें ये देखो, जो ये पेड़ है ना, ये वाले, ये मेरे खेत के सामने के ये वाले, ये पेड़ पौधे हैं ना, ये सब मेरे घर के सामने के हैं। बताओ। कि आपने मतलब हॉस्पिटल जिस दिन आप डिस्चार्ज हुए, क्या क्या खर्चा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ी हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल गवर्नमेंट बताया मैंने कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वजह से वहाँ पे एडमिट होने से लेके और लास्ट तक एक पैसा नहीं देना पड़ा। और उन्होंने जो डिस्चार्ज पेपर बना के दिया था, उस पे एक नीचे एक लाइन और लिखी थी कि आप जो अगर कुछ दवाएं उन्होंने लिखी थी कि ये दवाएं बाहर से खरीद लीजिएगा, तो ये 15 दिन के अंदर इसका पेमेंट हॉस्पिटल से करवा लेना। तो मुझे काफ़ी वैसा लगा, मैंने कहा बहुत अच्छा, मतलब गवर्नमेंट ने जो वो किया है वो ठीक है। अवनीश जी, कोविड टाइम्स में जब आपको कोरोना हुआ, आपने अपने माता पिता को कैसे बताया कि आपको कोविड है, और उन लोगों का क्या रिएक्शन रहा? उनको घबराहट हुई? एक्चुअली मैंने अपने भाई से भी तभी शेयर किया जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही थी। 2 बार चेक कराने के बाद भी पॉजिटिव नहीं आई, और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, ब्लड टेस्ट करने के बाद, सब जगह से मुझे जब ये लग गया कि कहीं से मेरा कुछ हो नहीं रहा, तब मैंने अपने भाई को बताया, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही काम करता है, फार्मासिस्ट है। तब मैंने उसको बताया कि शायद मुझे कोरोना है। इसके बाद मेरे भाई ने उनको बताया, और जब मैं वहाँ पहुँचा, एडमिट हुआ, इसके बाद उनकी हालत तो बहुत ख़राब थी, बट मेरे भाई ने मेरे माँ बाप को बहुत, मम्मी पापा को बहुत समझाया कि आप ना पॉजिटिव रहें, थोड़ा आज पॉजिटिव रहें, जब भैया से बात करें तो पॉजिटिव तरीके से बात करें। बट जब मैं घर गया तब उनकी हालत देखी तो वो दोनों बीमार हो चुके थे, क्योंकि वो मेरी वजह से बहुत उन्होंने अपने आंसू बहाए, बहुत रोते थे वो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो हम लोग जी के क्या करें। आपने उन्हें कैसे धीरज बनाया कि नहीं, ये जस्ट बीमारी है, टाइमिंग, लोग, आप रिकवर कर रहे हो, आप जल्दी घर वापस आओगे? जब उनसे मेरी बात होती थी तो मैं हमेशा उनको कभी इस तरह का महसूस नहीं होने देता था कि मुझे कोई ज़्यादा तकलीफ़ है। मैंने उनको बहुत आराम से बताया कि मैं बहुत सही हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, और कोई फ़ोटो वगैरह मैंने उनको नहीं भेजी थी, क्योंकि अगर वो फ़ोटो देखते शायद तो, या वीडियो कॉल करता तो शायद उनको थोड़ा-सा उनका परेशानी मन होती और है। विचलित हो जाता। तो बिल्कुल। इसलिए मैंने वैसे कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे उनको तकलीफ़ हो। आपने अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे रखा? मेंटली स्ट्रॉन्ग एक्चुअली क्या है कि हमारा फ्रेंडशिप सर्कल बहुत अच्छा है, जिसमें क्या है कि हम लोग एक दूसरे की दिक्कतों में भी साथ आते हैं, और हमें भी कोई तकलीफ़ होती है तो वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो उनका जो साथ है वही मेरा हौसला है, और यही कहूँगा कि अगर आपके अच्छे और सच्चे दोस्त हैं तो शायद आपको कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और शायद आप कभी घबराओगे भी नहीं, क्योंकि आपका हौसला उन दोस्तों से होता है। कुछ वहाँ के डॉक्टरों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, कोई मैसेज? वहाँ के डॉक्टरों के लिए एक ही मैसेज था मेरा कि थोड़ा-सा जो पेशेंट्स आते हैं, उनका थोड़ा टीचिंग थोड़ा-सा बढ़ाएँ, जैसे इस तरह का या कोई भी गरीब हैं, किसान गरीब है, टाइप उनको के थोड़ा पेशेंट्स हैं, समझाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस की ज़रूरत, उनको सहारा देने की, उनके अंदर हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ। अगर वो हौसला उनके अंदर आ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोरोना से कोई हारेगा, सब जीत जाएँगे। कोरोना से जीत हौसले से है। मानसिक तनाव नहीं आना चाहिए। मानसिक तनाव नहीं आना चाहिए, हौसला हो तो कोरोना से जीत सकते हो। आप जो रिकवर होके घर आ गए हैं, हाँ। तो पोस्ट कोविड कई लोग कोर्स संस्था ज्वाइन करते हैं, योग शिविर ज्वाइन करते हैं,
आर्ट ऑफ लिविंग है, वो कोर्स लोग कई कर रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में। आपने क्या किया? एक्चुअली मैं सही होने के बाद, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, मैं सीधे घर पे गया। गांव में ही मेरा घर है, तो वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद फिर खाने पीने का गांव का नेचुरल था, वो खाया। शुद्ध और घी, शुद्ध हवा। शुद्ध दूध, हम्म, और सारी ताज़ी सब्जियां थी। हम्म, और इसके बाद में जैसे अगर आप कोविड से बाहर आते हैं तो क्या है, हर 2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाना है। ये मेरे कुछ दोस्तों ने बताया था जिनको पहले हो चुका था, तो वही मैंने किया। भूख तो बहुत लगती थी, तो क्या होता था, पूरे दिन यही करता था, बस गए 2 घंटे में कुछ खाया, फिर आराम किया। रेस्ट बहुत करना होता है, मतलब आराम से सो जाओ, रेस्ट करो, टेंशन नहीं लेना है। खाना हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाएं आप। खाते रहते थे, और हेल्दी खाते थे। जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, और भी चीज़ें हैं। दूध है, दूध दिन में करीब 2-3 बार दूध के साथ में ड्राई फ्रूट्स डाल के खाना, और दलिया वगैरह है। और चूँकि समतल में क्या है, तरबूज, खरबूजा, ये जो पानी वाली चीज़ें हैं ना, मिनरल्स वाली, कोविड उसमें, हाँ, तो कोविड के उसमें, दौरान मिनरल्स हाँ, बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं, हाँ, तो जिसमें आप उनके खरबूजे खरबूजा ये खा के। हाँ, क्योंकि वहाँ पे नारियल पानी वगैरह नहीं होता है गांव में, गांव क्षेत्र तो में नहीं है। हाँ। उस वहाँ पे इसी तरह की चीज़ें हैं जो आपको रिकवर करने में हेल्प करती हैं। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ, दर्शकों को मेरा एक ही संदेश है कि जो डॉक्टर्स लोग बताते हैं, उस पे उसके हिसाब से अपना सारा ट्रीटमेंट करें, और जो सरकार की गाइडलाइंस आती हैं उनको फॉलो करें। उसके बाद क्या है कि ये सब करने के बाद में हमारी तरफ से, जो मैं अपनी तरफ से कहूँगा, यही कहूँगा कि हौसला बना के रखें, अपने अंदर हौसले की कमी नहीं लाएं, एक्सरसाइज करते रहें, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। मास्क लगाएं, मास्क सैनिटाइजर लगाएं, यूज़ करें। सैनिटाइज, हाँ। ये और जानना चाहूँगा चलते चलते कि ये आपने क्या सोचा कि चलो नर्सरी भी घूम लेंगे और बात बात भी कर लेंगे? वही कि शुद्ध हवा हमें नर्सरी में मिलेगी, हम्म, और कमरे में बैठ के तो वैसे ही बोर होते हैं। हाँ, दूसरा क्या है कि भीड़ भाड़ नहीं रहती यहाँ पे, बिल्कुल। ताज़ी शुद्ध हवा में बैठ के कुछ देर, कुछ पल बिताएंगे, और साथ के साथ कुछ बातें भी हो जाएंगी। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे 2 महीने के बाद मिल रहा हूँ। अवनीश जी, आप यहाँ आए मेरे साथ, चल के हमने कुछ बातें की इस नर्सरी में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।